अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है और हमने ये बुक स्टार्ट कर दी हुई है और हम कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरे ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और इसके तीनों पार्ट्स भी मेंशन नजर आ रहे हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 के तीन डिफरेंट पार्ट्स में जो तीन डिफरेंट नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपने इन तमाम नंबर्स को एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस करके दिखाना है। और आप क्वेश्चन नंबर 1 में जानते हैं, मैंने आपको डिटेल से चीज समझाई हुई है कि कोई भी वो नंबर जिसको आप रैशनल नंबर कह रहे होते हैं वो हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता होता है। तो अगर आपने इन तमाम नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब यही लिया जाएगा कि आपने इन तमाम नंबर्स को एज अ रैशनल नंबर ही एक्सप्रेस किया है। तो तमाम रैशनल नंबर्स की जो p अपॉन q वाली रिप्रेजेंटेशन होती है वो पॉसिबल होती है। आपने इन तमाम नंबर्स को भी p अपॉन q वाली रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से ही एज अ रैशनल नंबर एक्सप्रेस करके दिखाना है। आगे वो p और q पे जो कंडीशंस हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इंटीजर्स किसको बोलते हैं? आप जानते हैं इंटीजर्स के सेट को कैपिटल Z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस सेट में कैसे नंबर्स आते हैं? इस सेट में आता है 0, इस सेट में आता है पॉजिटिव -1, इस सेट में आता है पॉजिटिव -2 और इसी तरीके से नंबर आए चले जाते हैं। तो इस कंप्लीट सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं और जो नंबर्स इसमें हम लिख रहे होते हैं उन्हीं को जनरली हम इंटीजर्स कह रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो p अपॉन q फॉर्म आप बनाएंगे, इसमें वो नंबर जो न्यूमरेटर में लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा, वो तो इन इंटीजर्स में से कोई भी हो सकता है, लेकिन वो वाला नंबर जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा जिसका नाम q है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं हम किसी भी चीज को मैथमेटिक्स में 0 से डिवाइड नहीं करते। तो ऊपर वाला नंबर कोई भी इंटीजर हो सकता है, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, इस पे उन्होंने एक कंडीशन लगा दी है। तो इन शॉर्ट आपने इन तमाम नंबर्स को इस p अपॉन q वाली फॉर्म में, या आप कह लें रैशनल नंबर वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, यूं भी कह सकते हैं इनको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट से और देखते हैं हम इनको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट में जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है वो है 0.4 और 4 के ऊपर इस तरह एक लाइन लगी हुई है, इसको आप बार भी पढ़ सकते हैं, डैश भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है समझने के लिए। तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ 0.4 और इसके ऊपर है बार। अब ये बार कब यूज किया जाता है? ये बार तब यूज किया जाता है कि जब कोई चीज रिपीट हो रही हो। यहाँ पे 4 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब है 4 रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद 4 आता चला जा रहा है, 4 रिपीट होता चला जा रहा है, इसलिए तमाम 4 को लिखने के बजाय उन्होंने एक 4 लिखकर इसके ऊपर बार लगा दिया है। तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये समझा चुका हूं कि ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट स्टॉप भी ना कर रहे हो, आते चले जा रहे हो, और उन डिजिट्स में कोई पैटर्न वाइज रिपीटिशन हो, या तो एक एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, या दो दो या तीन तीन, या किसी पैटर्न के लिहाज से रिपीट हो रहे हो, उन डेसिमल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स बोलते थे और वो रैशनल नंबर्स ही कहलाए जाते थे। तो ये भी बेसिकली एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर ही है, तभी इसकी p अपॉन q की फॉर्म हम यहाँ पर बना सकते हैं और वही हमसे मांगी भी गई है। तो आइए अब इसका पहला स्टेप देखते हैं। तो जब भी आपके पास कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर इस तरह का आए, तो इसको अगर आपने p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, पहला स्टेप ये होता है कि आप इसको लेट कर लेते हैं, इसका कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। तो मैं नाम रख लेता हूं लेट x इज इक्वल टू 0.4। अब मैं यहाँ पे बार हटा रहा हूं, तो बार हटाने का मतलब है मुझे इस 4 को कुछ दफा यहाँ पर आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का मतलब ये था कि 4 रिपीट हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 0.4 4 4 और 4, और आगे मैं इस तरह डॉट डॉट डॉट्स लगाऊंगा, इसका मतलब है ये 4 आता चला जा रहा है, ये रिपीट होता चला जा रहा है। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि जो आपको इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर लिखा होगा उसका आपने नाम इस तरह लेट कर लेना है और इसको इस फॉर्म में आपने डॉट वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। अब अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले स्टेप में आपने देखना है कि डेसिमल के फौरन बाद कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, क्या एक एक करके डिजिट रिपीट हो रहा है, क्या दो दो करके हो रहे हैं, क्या तीन तीन करके हो रहे हैं। अगर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट रिपीट होता चला जा रहा है तो आपने हमेशा इस वाली इक्वेशन को, इसका नाम आपने रख लेना है, इसका नाम मैं रख लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो आपने हमेशा इस इक्वेशन को यानी इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड्स पर 10 से मल्टीप्लाई करवाना है अगर डेसिमल के फौरन बाद एक एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर डेसिमल के फौरन बाद दो दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो फिर आपने हमेशा जो पहली इक्वेशन बनाई होगी उसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल के बाद तीन तीन डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आपने हमेशा इस पहली इक्वेशन को दोनों साइड्स पर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये रूल आपने याद रखना है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद क्योंकि सिंगल
सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पे भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 मल्टीप्लाई बाय x कितना होता है, वो होता है 10x। और यहां पे भी आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले इसको इस तरह लिख दें 10 मल्टीप्लाई बाय, इस चीज को पूरी ब्रैकेट्स में लिखें तो ये है 0.4444 और मैं एक एक्स्ट्रा 4 लिख रहा हूं 4 और आगे डॉट 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 और इस तरह ब्रैकेट क्लोज। आप कितने भी 4 इधर लिख सकते हैं क्योंकि रिपीट होते चले जा रहे हैं, तो इस पे कंफ्यूज ना होइएगा कि 3 लिखने हैं, 4 लिखने हैं या 5 लिखने हैं। मैंने देखिए अगर यहाँ पर 4 लिखे हैं ना तो मैंने एक डिजिट यहाँ पे ज्यादा लिखा है, यानी यहाँ पे 4 दफा लिखा हुआ था 4, तो इधर आप देखें डेसिमल के बाद 5 दफा लिखा हुआ है। ये आप ज्यादा कम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि ये रिपीट ही हो रहे हैं, जितने चाहे लिखेंगे वो आपके ऊपर ही है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर आपको ये पहला स्टेप बता दिया। अब जब आपने ये वाला स्टेप कर लिया ना तो अब आप इसमें अगला स्टेप ये होगा कि इधर तो 10x पहले से बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर आपको 10 को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अब यहां पर 10 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मैं लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0 पॉइंट, यहां पर ये 5 दफा 4 आ रहा है तो मैं 5 दफा लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और मैं इक्वल टू प्रेस कर देता हूं। तो देखिए मेरे पास आंसर आया 4 पॉइंट और इसके आगे 4 दफा 4 आ रहा है। आप इन फोर्स को ज्यादा कम कर सकते हैं। याद रखिएगा आपका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद उतने ही सेम डिजिट्स हों जितने आपके में इसके इक्वेशन नंबर 1 में थे। इधर डेसिमल के बाद आप देखें 4 ही डिजिट्स थे, चारों के चारों 4 थे। मेरे आंसर में भी डेसिमल के बाद 4 ही डिजिट्स हैं, चारों के चारों 4 आ रहे हैं। अगर ये कम या ज्यादा हो रहे हो तो आप यहां से 4 कम या ज्यादा करेंगे तो आपका आंसर बैलेंस हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया यहां पर, इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद 4.1, ये 4 दफा 4 है तो 1 2 3 4, ये 4 दफा 4। ठीक है, अब ये जो मैंने अपना आंसर यहां पे लिखा है ये भी रिपीट ही होगा क्योंकि देखिए मैंने कैलकुलेटर में जो लिखे हैं वो कुछ 4 लिखे थे डेसिमल के बाद, अब ये तो आते चले जा रहे हैं ना, ये सारे तो नहीं लिखे, तो इसका मतलब ये जो 4 भी होंगे ये भी आते चले जा रहे होंगे, ये सारे के सारे यहां पर नहीं है। तो बेसिकली ये भी आते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं इनके आगे भी डॉट लगाऊंगा क्योंकि सारे फोर्स तो मैं लिख नहीं सकता कैलकुलेटर में, इसलिए कुछ से अंदाजा लगा लिया और आगे उनके डॉट 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 खुद से लगा दिए। तो इस इक्वेशन का नाम भी आपने क्या रख देना है, इक्वेशन नंबर 2। ये स्टेप यहां तक आपको समझ आ गए होंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, आपने हमेशा इस पहली और दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 को हमेशा आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। और आपको ये आता है कि जब भी किसी दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमेशा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से और राइट साइड को राइट साइड में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखा हुआ है तो जो चीज फ्रॉम के बाद आ रही होती है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो पहले इक्वेशन 2 की टर्म्स को हम लिखेंगे। तो देखें आप इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट साइड है उसमें लिखा हुआ है 10x, तो आप यहां पे लिखेंगे 10x और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड, वो कितनी है x, तो 10x माइनस x इक्वल टू का साइन वैसे ही रहेगा। अब अगला स्टेप आपने क्या करना है, आपने इसी इक्वेशन 2 की अब आप देखिए राइट साइड को लिखना है पहले, वो कितनी है 4.44 और ये आगे डॉट है तो आप लिखेंगे 4.4444 और डॉट 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 और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, इक्वेशन 1 की राइट साइड को, वो कितनी है 0.4444 और डॉट डॉट डॉट। तो जितने डेसिमल के बाद यहां पे डिजिट्स लिखे होंगे उतने ही आपने यहां पे लिखने ताकि चीजें आसान रहे आपकी। अब अगला काम बहुत आसान है, 10x माइनस x क्या होता है, x का मतलब होता है 1x, तो 10x माइनस 1x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x। और यहां पे बड़ी आसान सी बात है, देखिए यहां पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं और इधर भी जो डेसिमल के बाद डिजिट्स आ रहे हैं वो एक जैसे हैं। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स तो खत्म हो जाया करेंगे। इसकी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर यूं भी बता सकता हूं, जैसे अगर मैं जस्ट आसानी के लिए आपको बता रहा हूं कि 4.4444 ये मैंने लिख दिया। अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इधर 0 पॉइंट लिखा हुआ है और उसके आगे 4 दफा 4 लिखा हुआ है तो 0 पॉइंट और ये 4 दफा 4, तो देखिए आपके पास आंसर क्या है 4। यानी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि डेसिमल के बाद वाले सेम डिजिट्स हमेशा खत्म हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट करते वक्त, और जो पहले दो डिजिट्स होते हैं डेसिमल से पहले वाले उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दिया करें। तो 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4, और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स तो माइनस जब होंगे तो खत्म हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये बन गया 9x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आपने इस x की एक तरह की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपने जो ऊपर नंबर लेट किया था जिसको आपने p अपॉन q की फॉर्म में लिखना था उसका नाम x ही था। तो अब ये 9 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वेशन को दूसरी तरफ मूव करें तो वहां जाकर वो डिवाइड करती है। तो ये 9 इस 4 को जाके क्या करेगा, डिवाइड, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा। तो देखें ये आपने इसकी
P अपॉन Q वाली फॉर्म बना ली, इसकी P अपॉन Q वाली फॉर्म है और इसमें जो Q आ रहा है वो 0 भी नहीं है, तो ये आपने इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करें, कैलकुलेटर में लिखें 4/9। तो देखिए मैं कैलकुलेटर में लिखता हूँ 4/9 इक्वल टू प्रेस करता हूँ और ये SD का बटन दबा दें, इससे डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए 0.4 बार ही आ रहा है और हमारा ओरिजिनल नंबर भी क्या था 0.4 और उस पे बार। इसका मतलब हमने इस नंबर को बिल्कुल ठीक तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में यानी P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। इसी को कहते हैं किसी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो उम्मीद है आपको तमाम चीजें इसमें समझ आ गई होंगी। अब इसी पैटर्न पे हमने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं, तो आइए अब इसके अगले पार्ट्स करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट को। तो सेकंड वाले पार्ट में जो मेरे नंबर दिया हुआ है वो है 0.37 और इस 3 और 7 दोनों पे ये बार लगा हुआ है। तो आपको बता चुका हूं जब भी इस तरह डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि वो डिजिट्स रिपीट होते चले जा रहे हैं, वो बार बार आ रहे हैं डेसिमल के बाद। यहाँ पर 3 पे भी बार आ रहा है, 7 पे भी है, दोनों पे इकट्ठा बार है। इसका मतलब ये दोनों डिजिट्स इसी तरीके से इसी पैटर्न में रिपीट होते जा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है। तो पहला स्टेप आपको पता ही है, हम इस नंबर को लेट कर लेंगे। तो हम लेट कर लेंगे कि ये नंबर किसके इक्वल है, x के इक्वल, और इसको बार के बगैर यहां पर लिखेंगे। तो जब हम बार हटाएंगे तो हमें कुछ दफा इसको डेसिमल के बाद रिपीट करके यहां पे लिखना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे ये नंबर है x इज इक्वल टू 0.3737 और फिर 37 और ये इसी तरह चलता जा रहा है और आगे आप लगा देंगे डॉट डॉट डॉट। आप कितने भी 3737 यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और आपको पता है हम इस इक्वेशन का नाम क्या रख लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब अगला स्टेप भी आप जानते हैं पिछले वाले पार्ट के थ्रू कि मैंने आपको बताया कि डेसिमल के फौरन बाद अगर कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा हो तो आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर दो डिजिट रिपीट हो रहे हो, जिस तरह यहाँ पर दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं 373737, तो आपने इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आपने दोनों साइड्स पर इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी को हम यहां पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय x 100x, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले यहां पे लिख दें 100 और आगे ब्रैकेट्स यूज करें और उसमें एक कंप्लीट नंबर लिखें। ये है 0.373737 और मैं एक एक्स्ट्रा 37 लिख रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाए। 37 आप जितने भी ज्यादा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको भी कैलकुलेटर में समझा भी चुका हूं कि क्या चीज बैलेंस करनी होती है। और इसके आगे भी डॉट 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 और ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x तो वैसे का वैसे ही रहेगा। और अब हम चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। तो कैलकुलेटर में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0. ये 1 2 3 4 टाइम्स 3737 लिखा हुआ है, तो 37 37 37 और फिर से 37, ठीक हो गया। इक्वल टू प्रेस करें तो देखिए मेरे पास आ रहा है 37 पॉइंट, आगे 3 दफा 3737, ये एक दफा 37, फिर दोबारा 37, फिर दोबारा 37। तो मैं यहां पे लिखूंगा मेरा आंसर आया 37.3737 और 37। अब क्योंकि मैंने जो कैलकुलेटर में लिखे होते हैं लिमिटेड डेसिमल के बाद डिजिट्स लिखे होते हैं, तो मेरा आंसर भी लिमिटेड आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आंसर यहां पे खत्म हो गया, इसका मतलब आंसर आगे भी चलेगा अगर आप डेसिमल के बाद डिजिट्स ऊपर ज्यादा लिखेंगे। तो इसलिए मैंने इसके आगे हमेशा डॉट 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 ये लगाने हैं। इसका मतलब ये कि ये इसी तरह चलता जाएगा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपका आंसर यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए उसमें डेसिमल के बाद उतने ही सेम डिजिट्स होने चाहिए जितने आपके पहली इक्वेशन में डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स थे। तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 दफा 3737 था, मतलब ये एक दफा, ये 2 दफा, ये 3 दफा, और इधर भी देखें 3 दफा 37 है। अगर कुछ कम या ज्यादा आपको यहाँ पर लग रहा हो तो आप इन 37 की तादाद को बढ़ाकर या कम करके देख सकते हैं, उससे आपका ये ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। तो इस वाली आप इक्वेशन का नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगला स्टेप भी आपको पता है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से हमेशा इक्वेशन 2 को। तो आप यहां पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। और जो चीज फ्रॉम के बाद होती है उसको पहले मेंशन करना होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है तो पहले हम इक्वेशन 2 से स्टार्ट लेंगे। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट को राइट से। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड है 100x, तो आप पहले लिखेंगे 100x, इसमें से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को, वो कितनी है, वो जस्ट है x लिख लें या 1x लिख लें, एक ही बात है, इक्वल टू का साइन। अब इधर भी पहले राइट साइड को लिखेंगे इक्वेशन 2 की, जो कि है 37.3737
37 और डॉट डॉट डॉट, और कोशिश करें इसको ब्रैकेट में लिख लें तो बेहतर है। शायद मैंने पिछले में ब्रैकेट में नहीं लिखा, वो भी ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेंगे तो बेहतर है। पार्ट 1 में भी आप ये चीज कर लीजिएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 1 की आप कह लें राइट साइड, जो कि है 0.373737 और ये डॉट 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 यहां पर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह, और इसको भी ब्रैकेट में कर दें क्लोज। अब आपको पता है 100 में से 1 माइनस करेंगे यानी 100x माइनस 1x करेंगे तो ये आ जाएगा 99x। और यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि डेसिमल के बाद अगर इस तरह डिजिट सेम हो और आप दो डेसिमल नंबर्स को माइनस करवा रहे हो और उसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट सेम होते हैं वो कट जाते हैं, वो जीरो हो जाते हैं, तो जस्ट आपने डेसिमल से पहले वाले जो डिजिट्स होते हैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देना होता है। तो 37 माइनस 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 37, और बाकी तो ये सारे के सारे आपको पता है माइनस जब आप करेंगे तो कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, वो आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं इसी तरह लिखकर। अब यहां पर आपने इस x की वैल्यू निकालनी है, 99 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो चीज यहां पे मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो उसको डिवाइड करेगी, तो 37 को जाके ये 99 डिवाइड करेगा। तो आपने देखें इस नंबर को भी p अपॉन q की फॉर्म में लिख लिया, तो ये इसकी कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, p अपॉन q की फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें आप देखें जो नीचे q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर में लिखें 37 डिवाइडेड बाय 99 तो इक्वल टू प्रेस करें, ये SD का बटन दबाएं तो देखिए आंसर क्या आ रहा है 0.37 बार, और हमारा ओरिजिनल नंबर भी क्या था 0.37 बार। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक नंबर को ठीक तरीके से p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, तो इस तरीके से ये हमने p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब जल्दी से इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में जो नंबर हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो थर्ड पार्ट में है हमारे पास 0.21 और इस 21 दोनों के ऊपर इस तरह बार है। अब आपको चीजें समझ आ चुकी हैं, 21 के ऊपर बार है, इसका मतलब 21 रिपीट हो रहा है यहाँ पे डेसिमल के बाद। तो अगर हमने इसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सारी चीजें अब आपको समझ आ चुकी हैं। सबसे पहले इसको हमने लेट कर लेना है, तो हम इसका नाम रख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.21। अब मैं बार के बगैर लिखूंगा तो कुछ डिजिट्स यहाँ पे रिपीट करके लिखने होंगे, तो यहाँ पे लिखूंगा 21 21 21, इस तरह ये आता चला जा रहा है और आगे डॉट डॉट डॉट, और इस इक्वेशन का नाम रख लूंगा इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप भी आपको पता है कि अगर डेसिमल के बाद डेसिमल के फौरन बाद दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, दो करके डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, तो हमेशा आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को 100 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। आप इसके दोनों साइड्स पर किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पे x को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 100x, और यहाँ पे भी इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मैं पहले इस तरह लिख लूंगा 100 मल्टीप्लाई बाय इस सारी चीज को ब्रैकेट में जो कि 0.2121 और एक एक्स्ट्रा 21 लिख लेता हूं ताकि चीजें बैलेंस रहे, और आगे डॉट 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 तो वैसे का वैसे ही आएगा और ब्रैकेट यहां पर क्लोज। और इस इक्वेशन को आप जो है इधर भी नाम कर दे सकते हैं और आगे भी दे सकते हैं, हम अगली इक्वेशन को दे देंगे ताकि हमारा पैटर्न एक जैसा ही रहे। तो अब अगली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100x को वैसे का वैसे ही, इक्वलिटी का साइन वैसे का वैसे, और यहाँ पे 100 को इस चीज से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.2121 और एक 21। अब हमने लिमिटेड 21 लिखे हैं तो आंसर में भी डेसिमल के बाद लिमिटेड ही 21 आएंगे। अगर ज्यादा लिखेंगे उसी लिहाज से कम ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर मैं इतने लिखूं जितने यहाँ पे मेंशन्ड है, इसके लिहाज से सॉल्व करूं तो देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है 21.212121। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 21.212121, क्योंकि ये लिमिटेड है, मैंने लिमिटेड लिखे थे, लिमिटेड आंसर आए हैं, इसका मतलब ये आते चले जाएंगे। तो इनके आगे भी क्या लगाना आपने, डॉट डॉट डॉट, और इस इक्वेशन का नाम आपने हमेशा रख देना है इक्वेशन नंबर 2। डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स यहाँ पे होने चाहिए जितने ऊपर आपने इक्वेशन 1 में लिखे हैं, इससे आपके लिए आसानी होगी, वो मैं आपको बता भी चुका हूं। अगला स्टेप भी आपको पता है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, और जो चीज फ्रॉम के बाद आ रही होती है उसको पहले लिखना होता है। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड लिखेंगे, वो है 100x। तो यहाँ पे लिखेंगे 100x और इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड से जो कि x यानी 100x माइनस 1x लिख लें या खाली x। फिर दोबारा इक्वलिटी की साइड भी पहले ये इक्वेशन 2 की राइट साइड आएगी जो कि है 21.2121 और आगे डॉट डॉट डॉट। कोशिश करें इसको आप राउंड ब्रैकेट्स में लिख लें। पहले पार्ट में शायद मैंने राउंड ब्रैकेट्स नहीं यूज करी, वो भी ठीक है, लेकिन लगा लें तो बेहतर है। तो इसको आप लिख लें, इसमें से माइनस कर दें इक्वेशन 1 की राइट साइड, वो क्या है, वो है 0.21
21 और 21, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, हमने लिख लिया और इसके आगे डॉट 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 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। अब हम आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100x में से 1x माइनस करेंगे तो 99x आएगा। और यहाँ पर आपको पता है कि डेसिमल के बाद अगर डिजिट सेम आ रहे हो आपके पास और आप इस तरह के डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स खत्म हो जाते हैं, जस्ट डेसिमल से पहले जो नंबर होगा या डिजिट्स होंगे उनको ही आपने आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो 21 में से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 21 माइनस 0 करेंगे बेसिकली, तो आपके पास आएगा 21। तो ये आप कैलकुलेटर में भी करके देख सकते हैं। और यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 99। और ये हमारे पास आप देखें P अपॉन Q की फॉर्म में ये नंबर हमने रिप्रेजेंट कर लिया हुआ है और इसमें जो Q है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, तो आप कैलकुलेटर में लिखें 21 डिवाइडेड बाय 99 तो इक्वल टू प्रेस करें, एसटी का बटन दबाएं तो देखिए 0.21 बार आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था जिससे हमने स्टार्ट किया था वो नंबर भी 0.21 बार ही था, यानी हमने सही तरीके से इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। तो इस तरीके से ये पार्ट करने थे। उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।